नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो प्रातःकाल सुबह 7 बजे वाली सीरीज लेकर के आए हैं वो राजस्थान अध्ययन, ये जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन जो संकल्प संस्थान प्रेम सिंह जी सर के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में एनसीईआरटी का सार संग्रह हस्तलिखित नोट्स के रूप में उपलब्ध है। इसी पुस्तक का पूरा हम यहां सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पूरी व्याख्यात्मक हल और वस्तुनिष्ठ तरीके से यहां हम हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को हमने शुरू कर दिया है। इस पुस्तक के 2 चैप्टर, प्रथम कक्षा 6 के पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट करवा दिया गया है, और आगे आज हम इस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं कि आज हम इसमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस पुस्तक का अध्याय 3 राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, चौथा अध्याय राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, और फिर 5वां अध्याय आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप राजस्थान में क्या रहा। ये 3 चैप्टर जो बहुत अच्छे चैप्टर हैं और यहां से बहुत बार बार प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन 3 चैप्टरों को हम यहां पर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बिना समय खराब किए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार सभी क्लास को बढ़िया शेयर कर दें, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और सभी प्यारे विद्यार्थियों का, जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। निम्न में से पुरातात्विक स्रोत नहीं है। देखिए, इतिहास को जानने के यहां स्रोत दे रखे हैं। ऐसे कौन कौन से इतिहास को जानने के स्रोत हैं जो यहां उपलब्ध हैं? क्या अभिलेख हैं, मुद्रा है, स्तूप है, या उपरोक्त सभी? स्तूप है या उपरोक्त सभी? तो यहां हम बात करें अगर राजस्थान में पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, तो देखो अभिलेख की बात करें, प्राचीन अभिलेख, और भारत में अब तक जो सबसे प्राचीन अभिलेख जारी करवाने की जो परंपरा है वो अशोक ने, देखिए भारत में अभिलेख स्थापित करने की परंपरा का श्री गणेश किसने करवाया? मौर्य सम्राट अशोक ने। तो सर्वाधिक और सबसे पहले जो अभिलेख स्थापित करवाने की परंपरा जारी की वो मौर्य सम्राट अशोक ने ही जारी की। ठीक है, तो अभिलेखों से भी हमारे को इतिहास की जानकारी मिलती, ये भी सही है। अच्छा, मुद्रा, प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्कों पर राजाओं का नाम, राजाओं का शासनकाल, उनकी उपाधियां इत्यादि मिलती है। तो मुद्रा से भी पुरातात्विक स्रोत हमें पता चलते हैं। और स्तूप, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के लिए जो मंदिर बने थे, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल थे, या जहां बड़े बड़े संतों की अस्थियां सुरक्षित रखी गई थी, जिन पर समाधियां बना दी गई, उनको स्तूप कहा जाता है। तो स्तूपों पर भी कई सारे ऐसे अभिलेख मिले जिससे वो एक तरह से पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो देखिए, अभिलेख, मुद्रा और स्तूप, ये उपरोक्त सभी तथ्य हैं, ये तीनों तथ्य हैं जो पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अभिलेखों से संबंधित असत्य कथन बताइए। अभिलेख, उनसे संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। देखिए, ये गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। क्या गद्य और पद्य दोनों शैलियों में अभिलेख मिलते हैं? अच्छा, गद्य और पद्य दोनों में जो कोई भी साहित्य लिखा गया है उस शैली को चंपू शैली, उस शैली को कहा जाएगा चंपू शैली। इस शैली को कहते हैं भाई चंपू शैली। अच्छा, इन अभिलेखों में विभिन्न राजाओं के काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्या प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है? अच्छा, अभिलेखों में सांस्कृतिक जीवन की जानकारी का अभाव है। अभिलेखों में सांस्कृतिक जानकारी का अभाव है। क्या प्राचीन कालीन यज्ञों के प्रकार की जानकारी प्राप्त होती? क्या प्राचीन काल के यज्ञों के प्रकार है वो इसमें मिलते हैं? अब देखिए, प्राचीन काल के यज्ञ कैसे हो गए? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ,
और पुरुषमेध यज्ञ, और पुरुषमेध यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ राजाओं के द्वारा किए जाते थे, क्या इनकी जानकारी भी हमें प्राचीन कालीन यज्ञों के प्रकार की जानकारी भी क्या अभिलेखों में मिलती है क्या? तो यहां आपका सही उत्तर क्या होगा कि ये गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं, बिल्कुल चंपू शैली में। और चंपू शैली का अगर उदाहरण हम देखें कि ऐसा कौन सा अभिलेख है, ऐसा कौन सा स्रोत है जो चंपू शैली में, तो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो गद्य और पद्य अर्थात चंपू शैली में लिखी हुई है, ये भी तथ्य सही है। राजाओं के काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभिलेखों में सांस्कृतिक जीवन की जानकारी का अभाव, ये असत्य कथन है भाई, ये असत्य। बाकी प्राचीन कालीन यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है, शिलालेखों या अभिलेखों में भी देखिए उस जमाने के लोगों के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। यह सही तथ्य हमारा होगा, ठीक है। तो यहां यह असत्य है, तीसरा बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक करें और क्लास को शेयर भी करने का प्रयास करें। अच्छा, निम्न में से असत्य कथन, अब आपको निम्न में से असत्य कथन बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है इसमें से। तो देखिए, घंटियाला अभिलेख, घंटियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी, किसकी जानकारी दे रहा है? घंटियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी दे रहा है। अच्छा, बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास की जानकारी दे रहा है, और चीरवा शिलालेख रावल समर सिंह के युग से संबंधित है। और उपरोक्त सभी सत्य, क्या उपरोक्त सभी सत्य? अच्छा, राजस्थान का देखो एक बड़ली शिलालेख आप लोगों ने सुना होगा, बड़ली शिलालेख, बड़ली शिलालेख। ये बड़ली शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर के निकट बड़ली स्थान से। कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर के निकट बड़ली स्थान से। और समय है 443 ईसा पूर्व का। यह अभिलेख 443 ईसा पूर्व का। और इस अभिलेख की खोज करने वाला विद्वान था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसकी खोज करने वाला विद्वान था गौरीशंकर, इसकी खोज करने वाला विद्वान था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और सबसे बड़ी बात, इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे कि राजस्थान का, हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख। और इसको अगर आपको आज हकीकत में देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में संग्रहित है। कहां पर मौजूद है? ये अजमेर संग्रहालय में वर्तमान में मौजूद है। तो देखिए, ये तीनों के तीनों तथ्य सही है, अर्थात सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी तथ्य सत्य, बिल्कुल सही। देखिए, घंटियाली अभिलेख, ये घंटियाला अभिलेख के प्रतिहारों की जानकारी है। और ये घंटियाला कहां से प्राप्त हुआ है? अगर हम बात करें इस घंटियाला की, तो घंटियाला गांव जोधपुर के निकट, अर्थात जोधपुर के निकट घंटियाला गांव से यह अभिलेख मिला है। और इसमें प्रतिहारों की जानकारी और कुक्कुक प्रतिहार शासक कुक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। तो ऐसा भी अगर प्रश्न आ जाए कि कुक्कुक प्रतिहार की जानकारी का स्रोत कौन सा है, तब आपको बताना है घंटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताना है? घंटियाला अभिलेख। अच्छा, दूसरा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख देखिए, बिजोलिया गांव से मिला है। बिजोलिया गांव कहां है? भीलवाड़ा में। कहां पर है भाई? बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में। और इसमें अजमेर और सांबर के चौहानों का उल्लेख मिलता है। अजमेर और सांबर के चौहानों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। इसमें बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। और ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का जो प्रमाण है इस शिलालेख के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा। ऐसा ही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, सभी में यह प्रश्न बार बार आपके लिए आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चीरवा शिलालेख चीरवा गांव से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है? चीरवा गांव। और चीरवा गांव कहां है? पर राजस्थान के उदयपुर जिले में। चीरवा गांव राजस्थान के उदयपुर जिले में, जिसमें गुहिल शासकों का उल्लेख अर्थात रावल समर सिंह की जानकारी। अच्छा, समर सिंह के अलावा भी क्या इसमें जानकारी मिलती है? तो समर सिंह के अलावा जेत्र सिंह की, किसकी जानकारी मिलती है? समर सिंह के अलावा जेत्र सिंह की। और इसके साथ साथ तेज सिंह की, किसकी जानकारी मिलती भाई? तेज सिंह की। तो यहां विशेष बात यह है कि चीरवा शिलालेख जो रावल समर सिंह अर्थात जेत्र सिंह, तेज सिंह और रावल समर सिंह, इन तीनों ही शासकों के शासनकाल की जानकारी, अर्थात इसमें प्रशासनिक व्यवस्था,
इस काल के सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था इत्यादि की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? चीर व शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, देखिए किले को लेकर के, और बिल्कुल नवाचार वाला प्रश्न आया। करंट को किले, देखो ऐतिहासिक इमारत को करंट से जोड़ते हुए कैसे प्रश्न बनेंगे ये आपको देखना है। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा, संपूर्ण विश्व में देखो शांति के पौधे लगाए, जिसमें 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया है? अच्छा, शांति के पौधे यानी शांति स्थापित करने के लिए शांति के पौधे लगाए जाते हैं, और इन पौधों की सर्वप्रथम शुरुआत अगर हम लोग देखें, इनकी शुरुआत अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इनकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय, और पहला पौधा 1918 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? वर्ष 1918 में शांति का पहला पौधा लगाया गया था। तो यहां हमें देखना है कि इस प्रकार का 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस किले में लगा है? आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और रणथंभौर दुर्ग में, और रणथंभौर दुर्ग में। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। सही उत्तर मेहरानगढ़। अच्छा, आमेर जयपुर में है। आमेर दुर्ग कहां है? जयपुर में। और इस आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार एक गणेश पोल इतना भव्य और सुंदर बना हुआ है, 50 फीट ऊंचाई के आकार में बना हुआ। सवाई जयसिंह ने इस प्रवेश द्वार को बनाया, और फर्ग्यूसन ने तो इस प्रवेश द्वार को जब देखा तो इसकी इतनी तारीफ की कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई दरवाजा है या प्रवेश द्वार है तो वो कौन सा है? आमेर का गणेश द्वार। और इसी गणेश द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर बना हुआ, जिसमें बैठ करके और रानियां दीवाने आम का नजारा या दीवाने आम की गतिविधियां देखती थी। मेहरानगढ़ किला है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। गढ़ चिंतामणि, कागगढ़, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसके जो प्रवेश द्वार आप देखेंगे, जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल। इसके प्रवेश द्वार कौन से आते हैं? जयपोल, लोहापोल, जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल। जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल इसके क्या है भाई? इसके प्रवेश द्वार हैं। ठीक है। और इस मेहरानगढ़ की नींव है वो करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का किला अर्थात चित्तौड़ गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, और रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। यहां पर 32 खंभों की छतरी, जेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी, अर्थात राणा हमीर ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो 28वां शांति का पौधा मेहरानगढ़ दुर्ग में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। विज्ञान की शाखा जिसे कहते हैं न्यूमेस्मेटिक, अर्थात इस न्यूमेस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए ये सारे के सारे प्रश्न इसी राजस्थान अध्ययन हस्तलिखित नोट्स वाली बुक्स में से लिए गए। तो आपको इस किताब को खरीदना है, और इसके एक एक पेज को जिस प्रकार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार आपको साथ का साथ पढ़ते रहना है। तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमने शुरुआत की इस बुक में, इंडेक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले कक्षा 6 के अध्याय मिलेंगे, फिर 7, फिर 8, 9 और 10 तक का सार संग्रह। हमने कक्षा 6 को शुरुआत किया है, और कक्षा 6 के जो 2 चैप्टर हो चुके हैं और आज बाकी के 3। तो अमूमन हम 2 चैप्टर रोज पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस दिन जो चैप्टर खत्म हो रहा वहां से आगे की क्लास, अगले दूसरे दिन की क्लास के लिए आप 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं। तो आज हमने तैयार किए राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल और आजादी के समय सरकार का स्वरूप कैसा था। तो इसी पुस्तक में से ये प्रश्न उठाए हुए, कितने बढ़िया अच्छे प्रश्न है। अच्छा, न्यूमेस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक, क्या अभिलेखों का अध्ययन करते हैं? क्या वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं? या प्राचीन सिक्कों का इसमें अध्ययन किया जाता है? अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन है, इसे तो कहा जाता है भाई एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है। वृक्षों की जो आयु ज्ञात की जाती है, डेंडोलॉजी। वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधि है डेंडोलॉजी, और वृद्धावस्था है जीरंटोलॉजी।
वृद्धावस्था यानी जीरंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा पीछे क्या बचा है, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, न्यू मैथमेटिक्स में। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यू मैथमेटिक्स, यानी ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करते हैं न्यू मैथमेटिक्स में। बढ़ते हैं आगे। तांबे की कुल्हाड़ी तथा मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी तथा मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर से, जोधपुरा, ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है, और नोह तथा कालीबंगा। तो यहां हम बात कर लेते हैं भाई, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, अर्थात ये जो भी स्थल है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक स्थल, सबसे प्राचीन क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। और बड़े पैमाने पर तांबे के औजार भी यहां पर निर्मित किए जाते रहे होंगे। तो सही उत्तर है इसमें हमारा गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां है, नीम का थाना, नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर। और जोधपुरा है ये जयपुर में, जोधपुरा कहां है, जयपुर, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में। और जोधपुरा है वो साबी नदी के किनारे, जोधपुरा संस्कृति है साबी नदी के तट पर। और नोह है भरतपुर में, नोह पुरातात्विक स्थल भरतपुर में कौन सी नदी के किनारे, रूपा रेल नदी। कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। प्राचीन सरस्वती आधुनिक गग्गर नदी के तट पर। और यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए कालीबंगा का एक नाम क्या रख दिया, काले रंग की चूड़ियां रख दिया। सुमेलित कीजिए। तो गणेश्वर हो गया, तांबे की कुल्हाड़ी और कांटा प्राप्त हुआ है। आगे अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। आपको कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और संबंधित लेखक दिए, आपको सुमेलित करना है। हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, कानड़दे प्रबंध, पद्मनाभ और वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेश्वरनाथ रेव। तो इसके हिसाब से ये सारे के सारे क्या है, सुमेलित है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ का है, और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, और मारवाड़ राज्य का इतिहास किसका है, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव का। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी की जन्म स्थली बताइए। राजस्थान का ऐसा स्थान जहां पर प्रसिद्ध विद्वान गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म हुआ था, रोहिड़ा में, कोलियारी गांव में, भांडियावास में या हाथल गांव में। तो इनके स्थान भी देख लेते हैं। रोहिड़ा सिरोही में है, अब आपको बताना है। कोलियारी गांव उदयपुर जिले में है, भांडियावास बाड़मेर जिले में है, और यह हाथल गांव भी सिरोही जिले में है। अब आपको बता लेना है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा संबंधित है। हाथल गांव गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली है, गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली कौन सी है, हाथल गांव। भांडियावास बांकीदास आसिया, कवि बांकीदास आसिया, कवि बत्तीसी, पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, उनकी जन्मस्थली भांडियावास है। कोलियारी गांव मोतीलाल तेजावत की जन्मस्थली, मोतीलाल तेजावत की जन्मस्थली कौन सी है, कोलियारी गांव है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, रोहिड़ा गांव। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो कौन से गांव के रहने वाले, रोहिड़ा गांव के गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र या लिपि माला ग्रंथ लिखा इन्होंने, अर्थात प्राचीन लिपियों का वैज्ञानिक अध्ययन
भारत में सबसे पहले प्राचीन लिपियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया गया है? प्राचीन कालीन मानव लंबे समय से धातुओं का इस्तेमाल करता आया है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी धातु जिसका सबसे पहले प्रयोग किया है। लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। यहां ध्यान रखना है लोहा, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग क्या लोहे से परिचित थे या नहीं? तो सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे, उनका कोई परिचय नहीं था लोहे से। और प्राचीन मानव ने जो सभ्यता के लोगों ने जो धातु का प्रयोग सीखा, तो हमने पढ़ा है ना पीछे, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे का कांटा मिला है, तांबे की चूड़ियां मिली है, इस प्रकार तांबे का दर्पण मिला है। तो ये सबसे पहली धातु कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली धातु हो जाएगी तांबा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि सिंधु, अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता के निवासी कौन सी धातुओं से परिचित थे? कौन सी धातुओं से सिंधु सभ्यता के निवासी परिचित थे? तो एक आपको सूत्र ध्यान में रखना है, टीसी चाचा। टीसी चाचा हड़प्पा में कहां पर सोता है? टीसी चाचा हड़प्पा में सोता है। टीसी चाचा हड़प्पा में सोता। अच्छा, टीसी चाचा से कौन कौन सी धातुएं निकल रही ये देखना आपको। टी से धातु निकलती है टिन, सी से धातु निकल रही है सीसा, चा से धातु निकल रही है चांदी। एक ये चा चावल साइलेंट है, हड़प्पा है ही सभ्यता स्थल। और सो से सोना, और ये ता से कौन सी आ जाएगी? तांबा। और इसके अलावा कांसा धातु। इसके अलावा कौन सी धातु? कांसा। तो ये प्राचीन कालीन मानव है हमारे सभ्यता में कितनी धातुओं से परिचित थे? इतनी इन धातुओं से परिचित थे, अर्थात टिन, सीसा, चांदी, सोना, तांबा और कांसा से परिचित थे। परंतु इस मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग सीखा? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तब आपको बताना है तांबा धातु से वो परिचित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में ताम्र सभ्यता का स्थल व संबंधित जिलों में असुमेलित बताइए। राजस्थान का ऐसा ताम्र सभ्यता का स्थल जो जिले दे रखे हैं सामने, उनमें से अगर कोई असत्य है तो आपको असुमेलित जोड़ा बताना है। कालीबंगा सभ्यता क्या हनुमानगढ़ में है? बिल्कुल हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में, अभी पीछे पड़ी हमने नीम का थाना में। और आहड़ सभ्यता भाई कहां है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर में। इस पर अपन बात कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता, देखिए इस आहड़ सभ्यता की खोज की अगर हम लोग बात करें, इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी। कब खोज की थी? 1953 में। और लगभग ये 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता। कितनी प्राचीन है? 4000 वर्ष प्राचीन है। और आहड़ से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? आहड़ से अगर हम प्रमाण की बात करें तो ताम्र गलाने की भट्टियां और सामूहिक भोजन पकाने के अवशेष विशेष रूप से क्या प्राप्त हुए? सामूहिक भोजन पकाने के अवशेष। सामूहिक भोजन पकाने के अवशेष कहां से मिले हैं? आहड़ से मिले। तो ये इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात ये सभी सुमेलित है, कोई भी असुमेलित जोड़ा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन बताइए। आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता, यहां कुछ कालीबंगा सभ्यता को लेकर के तथ्य दिए गए, इनमें से असत्य तथ्य कौन सा है यह आपको बताना है। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई, क्या सही है?
यहां से पक्की ईंटों की नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तांबे का बना हुआ वृषभ प्राप्त हुआ है, और यहां से दर्पण, हाथीदांत और कंगी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या? तो अगर प्रश्न आ जाए कि पूरा का पूरा हाथीदांत, पूरा का पूरा हाथीदांत बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में हाथीदांत कहां से मिला है, तो वह बताना है कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अर्थात ये तो चौथा तथ्य सही है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है, बिल्कुल सही है। और इसका उत्खनन की अगर हम बात करें, इसके उत्खनन करता, खुदाई करने वाले उत्खनन करता दो लोग थे, बीवी लाल और दूसरा बीके थापड़। बीवी लाल और बीके थापड़ इसका उत्खनन करता। अच्छा, दूसरा तथ्य ये तो सही हो गया। दूसरा तथ्य यहां से पक्की ईंटों की नाली, देखो नाली तो मिली है परंतु पक्की ईंटों की नाली नहीं मिली, तो यह तथ्य असत्य है। अर्थात यहां से कैसी नाली मिली है? कालीबंगा से, कालीबंगा के एक घर के बाहर एक घर के बाहर लकड़ी की बनी नाली प्राप्त। एक घर के बाहर कैसी नाली प्राप्त हुई है? लकड़ी की बनी हुई नाली। तो यहां से एक बहुत अच्छा तथ्य आ सकता है कि राजस्थान या भारत का ऐसा पुरातात्विक स्थल जहां से लकड़ी की बनी हुई नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तब आपको बताना है कालीबंगा। और यहां तांबे का बना वृषभ प्राप्त हुआ है, बेल, और हाथी दांत, कंगी, दर्पण। इसके अलावा ऊंट की अस्थियां, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई है? ऊंट की अस्थियां, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, और हवन करने यानी अग्निवेदिका या हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और घरों में भूकंप आने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और अलंकृत ईंटें कहां प्राप्त हुई है? अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आहट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे? अभी हमने पीछे पढ़ा है आहट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी, बेड़च नदी, मानसी नदी या गंभीरी नदी? तो आहड़ की या आयड़ सभ्यता है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं आहड़ सभ्यता की। यह आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर शहर में। कहां पर है? उदयपुर शहर। इस आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और ये बेड़च नदी के किनारे, और बेड़च नदी ही देखिए, बेड़च नदी ही आयड़ नदी है। प्रारंभिक नाम इसका आयड़ नदी। और आयड़ नदी जैसे ही उदय सागर झील में गिर के और वापस आगे निकलती है, तब बेड़च के नाम से जानी जाती। ये मानसी नदी देखो, मानसी और वाकल, मानसी, वाकल, हतमती, मानसी, वाकल, हतमती, मेसवा और वेत्रक, ये पांचों की पांचों नदियां साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये साबरमती की पांचों नदियां साबरमती की सहायक नदियां, साबरमती की सहायक नदियां। गंभीरी और बेड़च के संगम पर, गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। गंभीर और बेड़च के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। तो हमारी जो आयड़ सभ्यता वो कहां है? बेड़च नदी के किनारे। और आहड़ सभ्यता या इस आयड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में उस टीले को कहा जाता है धूलकोट का टीला। राजस्थान का वह स्थल जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। देखो, राजस्थान का ऐसा स्थल जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। राजस्थान के दो ऐसे स्थल हैं जहां ध्यान रखना है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक यहां है आहड़, रैंड, ये रैंड और गणेश्वर और बालाथल। आहड़ उदयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है, रैंड टोंक में है, गणेश्वर सिक्कर नीम का थाना में है, और बालाथल उदयपुर में। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में, वल्लभनगर
तहसील में। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा कि बुना हुआ कपड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है बालाथल में, अर्थात बालाथल के अलावा और कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट से। राजस्थान में बेराट और बालाथल ये दो ऐसे स्थान हैं जहां से क्या मिला है? बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा या कपड़े के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। अच्छा, रैंड देखिए क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन लोयुगीन संस्कृति का स्थल है, लोयुगीन संस्कृति का स्थल है। और रैंड ढूंढ नदी के किनारे, रैंड ढूंढ नदी के किनारे स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। और इस रैंड की सबसे बड़ी विशेषता, एशिया का सबसे बड़ा, रैंड से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। मुद्रा, सिक्कों का अध्ययन पीछे पढ़ा हमने। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। तो यहां से सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस रैंड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत की टाटा नगरी। रैंड को कहा जाता है प्राचीन भारत की, रैंड को कहा जाता है प्राचीन भारत की टाटा नगरी के नाम से। कौन सा स्थान जाना जाएगा? रैंड। और हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? बुना हुआ कपड़ा कहां से? बालाथल। बालाथल के साथ साथ और कहां से? बेराट और बालाथल से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सभ्यता स्थल बेराट से संबंधित असत्य कथन बताइए। सभ्यता स्थल जो बेराट है, बेराट राजस्थान में कहां है और बेराट की खोज किसने की? बेराट जयपुर में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की है। बेराट की खोज दयाराम साहनी ने की है। और बेराट से बौद्ध धर्म और इसके साथ साथ मौर्य काल की जानकारी का हमें प्रमाण मिलता है। तो यहां इसके बारे में हमें तथ्य देखना है कि कौन सा तथ्य असत्य कथन है। यहां की बीजक पहाड़ी और भीम डूंगरी, यानी बीजक पहाड़ी और भीम पहाड़ी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्या? तो यहां ऐसी पहाड़ियां हैं। अच्छा, महाभारत काल में यह बेराट के नाम से प्रसिद्ध था। यहां से भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहां से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। तो यहां बीजक पहाड़ी भी है, भीम डूंगरी भी है और यहां पर एक और डूंगरी है, गणेश डूंगरी है। 3 डूंगरियां यहां पर है जहां से सभ्यता के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। अच्छा, महाभारत काल में यह बेराट के नाम से नहीं जाना जाता था। महाभारत काल में इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था, विराट नगर। तो यही तथ्य हमारा असत्य है, बाकी सभी तथ्य सही है। अर्थात भाबरू अभिलेख भी यहां से प्राप्त हुआ है और पंचमार्क सिक्के भी यहां से मिलते हैं। तो यह भाबरू अभिलेख किसका है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाबरू अभिलेख से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। अशोक का शिलालेख, अशोक का यह अभिलेख है भाबरू अभिलेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट से। और इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की। इस अभिलेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख, अर्थात बुद्ध, धम्म और तीसरा संघ, इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? इसका उल्लेख हमें यहां मिलता है भाबरू अभिलेख में। और अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें सबसे विशाल की अगर हम बात करेंगे तो यह भाबरू अभिलेख ही है। और पंचमार्क सिक्के ऐसे प्राचीन सिक्के जिन पर 5 प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने हुए, जिनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अधिकांश पंचमार्क सिक्के मौर्य शासन काल में मिलने प्रारंभ होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह
सभ्यता स्थल जहां से पत्थर की संदूकें प्राप्त हुई। राजस्थान का ऐसा स्थल बताना है जहां से पत्थर की संदूकें प्राप्त हुई। भाई ये नया तथ्य आया और बिल्कुल इतना बढ़िया तथ्य आया है, आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बेराट कहां है? बेराट सभ्यता स्थल जयपुर में है और ये बाणगंगा नदी के तट पर, बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। नौह भरतपुर में है और पश्चिमता ये नया सभ्यता स्थल है, कुछ ही समय वर्षों पहले प्राप्त हुआ है। और पश्चिमता जो स्थल है राजसमंद में, राजस्थान के राजसमंद जिले में, और जोधपुरा जयपुर में, स्थल जयपुर में। अब हमें देखना है कि पत्थर की जो संदूक है वो बेराट से मिलती है, पत्थर की संदूक है बेराट से। अगला प्रश्न, सभ्यता और उनसे संबंधित बहुत बेहतर प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। किस सभ्यता स्थल को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है? स्थानीय भाषा में धूलकोट, पीछे हमने बात की थी, बहुत सरल प्रश्न है। बागोर, बेराट, गणेश्वर और आहड़। आहड़ स्थल को क्या कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है धूलकोट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गणेश्वर की खोज और उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल ने की है। खोज और उत्खनन किसने किया है? रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया है। रियासती काल में प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था? रियासत काल जो राजा महाराजाओं वाला काल था, उस काल में जो प्रमुख मंत्री को एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, सर्वे सर्वा कहा जा सकता है राजा के बाद। उसको क्या दीवान कहा जाता था, बख्शी कहा जाता था, खजांची कहा जाता था या पुरोहित कहा जाता था? बताइए भाई, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। पुरोहित अर्थात राज्य में धार्मिक कार्य संपन्न करवाता था पुरोहित। खजांची एक तरह से कोषाध्यक्ष होता था राज्य का, कोष की पूरी जिम्मेदारी इसके पास होता था। बख्शी सेना का प्रधान अधिकारी, यानी राजा के बाद प्रधान अधिकारी और एक तरह से सेनापति। तो पीछे क्या बचा? दीवान ये राज्य का क्या होता था? ये दीवान राज्य का प्रधानमंत्री, या इसी को कहा जाता है प्रमुख मंत्री। मंत्रियों में प्रमुख दीवान होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बख्शी कई बार पूछा गया है प्रश्न कि सेना का मुखिया, राजा के बाद सेना का सेनापति कौन होता था, क्या कहलाता था? बख्शी। इसका पूरा नाम मीर बख्शी, पूरा नाम मीर बख्शी। बढ़े आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित असत्य कथन बताने। 4 तथ्य हैं, इनमें से जागीरदारी से संबंधित कौन सा तथ्य असत्य वो बताना। इस व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान में मौर्य काल में हुआ है। मुगल संधि के परिणाम स्वरूप जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई है। जागीरदार व राजा के संबंध भाईचारे पर आधारित है, न कि नौकर वाले। देखिए यहां क्या लिखा गया है? यहां लिखा गया है कि राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे वाले, आपसी सौहार्द वाले थे, न कि नौकर और स्वामी। अगर नौकर और स्वामी वाली स्थिति होगी तो राजा पर कभी भी संकट आएगा तो वह सहयोग नहीं करेगा दिल से। उपरोक्त सभी सत्य है, तो क्या उपरोक्त सभी सत्य है? नहीं है। इस व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान में मौर्य काल में हुआ था, यह तथ्य गलत है। इसका प्रारंभ मौर्य काल में नहीं हुआ, इसका प्रारंभ राजस्थान में राजपूत काल में होता है। इसका प्रारंभ राजपूत काल में राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को लेकर के भी काफी बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। 1857 की क्रांति का श्री गणेश राजस्थान में कहां से माना जाता है? एरिनपुरा, आउवा, नीमच
या नसीराबाद? 1857 की क्रांति का श्री गणेश राजस्थान में कहां से माना जाता है? एरिनपुरा में जो क्रांति होती है अगस्त महीने में, एरिनपुरा में क्रांति अगस्त 1857 को होती है। नीमच में जो क्रांति 3 जून 1857 और नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को। अब आपको बता देना है कि क्रांति 1857 की क्रांति का राजस्थान में जो श्री गणेश हुआ है वो कहां से? नसीराबाद से। नसीराबाद कहां है? अजमेर के निकट, अजमेर के निकट नसीराबाद। और यहां नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और इसी का साथ दिया था 30वीं कंपनी ने। किसने? 30वीं कंपनी ने। बख्तावर सिंह सैनिक विरोध का झंडा बुलंद करता है यहां पर बख्तावर सिंह, और अंग्रेजों पर अचानक 28 मई को दोपहर 3 बजे हमला बोल दिया जाता है। 2:30 और 3 बजे के बीच में स्पोटिस वुड, अंग्रेज मेजर तो जो था स्पोटिस वुड और न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया। बाकी अंग्रेज काफी मारे गए, भाग खड़े हुए, खजाना लूट लिया और यहां के सैनिक यहां से विद्रोह करके दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो शुरुआत जो होती है राजस्थान में कहां से? नसीराबाद की छावनी से। राजस्थान में सबसे बड़ी अंग्रेजों की छावनी थी, 6 छावनियां जिसमें नसीराबाद प्रमुख। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, स्टेनले, चर्चिल या लोकेट? 1857 की क्रांति के समय तो लोकेट तो प्रथम था, ये तो प्रथम आ जाता है, ठीक है। चर्चिल बाद में गवर्नर जनरल बना है और सही उत्तर इसमें पैट्रिक लॉरेंस। ये पैट्रिक लॉरेंस उस समय अस्थायी एजीजी था, स्थायी नहीं था, अस्थायी एजीजी था। इसके पास केवल कार्यभार था, इसके पास क्या था? कार्यभार था। और उसी समय कहते हैं कि 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया। सही जो एजीजी था वो हेनरी लॉरेंस था और हेनरी लॉरेंस को उस समय अवध में कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। तो जब अवध हेनरी लॉरेंस गया तो पीछे हेनरी लॉरेंस का कार्य संभाला किसने? उसी के भाई, छोटे भाई पैट्रिक लॉरेंस ने। और जिस समय क्रांति भड़की उस समय पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था। तो ये बात कब की आती है? माउंट आबू 28 मई, अर्थात 28 मई 1857 को जब क्रांति भड़कती है, सूचना इसके पास पहुंचती है, उस समय ये कहां पर था? पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था। और इसी क्रांति के दौरान इसके पुत्र अलेक्जेंडर को सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था, एरिनपुरा के सैनिकों ने। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग कब बनाया गया? अच्छा, भारत का प्रथम वायसराय, देखो वायसराय क्या होता है? गवर्नर जनरल और वायसराय अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में, ठीक। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक था तब तक तो उसे क्या माना जाता था? गवर्नर जनरल। अब सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन हो गया है 1858 के अधिनियम से। तब से कहते हैं कि गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाता है? वायसराय के नाम से। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग विद्रोह के समय, ये विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। जब 1857 के क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया और इस 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। तब अब जो ब्रिटिश ताज का जो प्रतिनिधि है गवर्नर जनरल, वो वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो कैनिंग को वायसराय बनाया गया था 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा। ब्रिटिश शासन काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? ब्रिटिश शासन काल में भारत 9 प्रांतों में, 11 प्रांतों में, 13 प्रांतों में या 17 प्रांतों में? तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत कितने? 11 प्रांतों में विभक्त था, 11 प्रांतों में। अगला प्रश्न, 1935 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम 1 मार्च 1935 को, 1 अप्रैल 1936 को,
1 अप्रैल 1937 को या 12 दिसंबर 1937 को। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिनियम था। यह लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1937 को। और इसको समाप्त अगर पूछा जाए कि यह समाप्त कब होता है भारत से, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है उसी दिन इसको क्या मान लिया जाता है? उसी दिन इसको समाप्त मान लिया जाता है। और भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखो, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। और भारत में जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, 6 सदनों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई। भारत में आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत होती है। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? 1950, 1949, 1951 या 1952। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव तारीख अगर आपसे पूछा जाए 29 फरवरी और वर्ष 1952 में। 29 फरवरी 1952 को कितनी सीटों के लिए? कुल 140 सीटों के लिए। कुल 140 सीट थी और इसके लिए 616 उम्मीदवार मैदान में थे। 616 उम्मीदवार मैदान में थे। तो यहां आपको बताना है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है आपको। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वर्ष, भाई निर्वाचन कब होता है? 1952 में। और 1952 से पहले पूर्व में कौन थे और निर्वाचित कौन हुए? क्या टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत या मोहनलाल सुखाड़िया? तो सही उत्तर हमारा होगा टीकाराम पालीवाल। कौन है भाई? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत हीरालाल शास्त्री। ऐसा कहा जाता है और सर्वाधिक समय तक मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसा कहा जाता है कि जब टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, इससे पहले जे नारायण व्यास मुख्यमंत्री थे, परंतु कहते हैं वो जब हार गए तो बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ा और उपचुनाव के बाद 6 महीने बाद वापस इनको त्यागपत्र दिलवाया और दोबारा वापस नवंबर में जाकर के नवंबर 1952 में मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार। लगातार आप बने रहें। प्रातःकालीन 7 बजे बिल्कुल एक तरह से शांत माहौल में और तरोताजा मूड में आपको प्रातःकालीन स्टडी करनी है। और बहुत कम समय में हम लोग देखिए इस किताब का पूरा सार संग्रह निचोड़ आपके सामने रखने वाले। इस किताब का एक एक लाइन से प्रश्न उठाया, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं। आप चाहे तो एक एक प्रश्न को चेक कर ले, लाइन टू लाइन प्रश्न बनाए। और इस किताब से अभी पीछे वन रक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आपके लिए आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण किताब है आप लोगों के लिए तैयारी की दृष्टि से। अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये किताब होनी चाहिए और इस किताब को लेते हुए, साथ रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर वापस प्रातःकाल 7 बजे वाली क्लास में। तब तक सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।